हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में 12th क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट है जी आज, जिसमें आज हम कुछ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहला जो पार्ट था इसका 4th चैप्टर का, उसके अंदर हमने बेसिक हिस्टोरिकल कि क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या मॉडल्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, फुल ऑफ योर चॉइस। ठीक है। अच्छा, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कुछ एक डिसऑर्डर्स बुक में मेंशन है एनसीईआरटी की में, हम उन्हीं से स्टिक करके रहेंगे। और उनमें उनको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में मैं सारा चैप्टर करवाने लगी तो ऐसे दिमाग भर जाएगा, ठीक है, जो भी सुन रहा होगा, और मेरा पढ़ाते पढ़ाते भी भर जाएगा। सो इट्स बेटर हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सो आज हम डिस्कस करेंगे जी कुछ एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सोमैटोफोम डिसऑर्डर्स, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स। ओके, कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आंसर करने की। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने की तो ट्राई जल्दी करती हूं मैं, ठीक है। सो एंजाइटी डिसऑर्डर से शुरू करते हैं। सो एंजाइटी होता क्या है? सो एंजाइटी यूजुअली डिफाइन की जाती है कि मतलब डिफ्यूज, वेग, वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर, अप्रीहेंशन। सो आप अच्छे नहीं, मतलब एंशियस फील हो रहा है आपको, हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, ब्रेथ मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, या डायरिया हो सकता है, भूख नहीं लग रही है, फेंट हो रहे हैं आप, या डिजीनेस, स्वेटी, ठीक है, स्लीपलेसनेस। तो इस तरीके की फीलिंग जो है वो एंजाइटी के दौरान ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। बेसिकली हम बोल देते हैं कि एंशियस फील हो रहा है, थोड़ा एंजाइटी फील हो रही है। सो अच्छा फील नहीं हो रहा है अल्टीमेटली, हमें इतना पता है। ओके, सो एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती है कि आपको कुछ डर सता रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो अंदर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, ओसीडी, ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक या ट्रोमा के बाद, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रोमा होने के बाद जो आपको स्ट्रेस होता है वो डिसऑर्डर, ठीक है। तो इन पांचों को एक बार देखते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे तो कुछ एक सिम्टम्स हैं। प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, मतलब आपके काफी टाइम तक चल रही हैं ये चीजें, काफी टाइम तक आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अनहैप्पी सैड फील कर सकते हैं, लेकिन वो अगर बहुत लंबा खिंच जाए, प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो दिक्कत होती है। ओके, वेग है, आप अनएक्सप्लेन्ड है, चीजें आपको नहीं समझ आ रहा है क्यों हो रहा है। इंटेंस फियर है आपके अंदर, अकम्पेन्ड बाय हाइपर विजिलेंस एंड मोटर टेंशन। सो वो कंस्ट्रिक्ट भी ज्यादा हो रही है चीजें, टेंशन फील हो रही है आपको बॉडी में भी, तो एक प्रोलॉन्ग्ड चीज आपको दिखाई देगी। अनएक्सप्लेन्ड है, वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर रहेगा। पैनिक डिसऑर्डर, इसमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे कई बार होता है ना कि आपको किसी चीज का बहुत बड़ा एक बार धक्का सा लगे और आपको बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, इंटेंस टेरर होता है इसके अंदर, पैनिक अटैक्स बोल देते हैं। तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं होता कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिन में 2 बार आएगा, कभी भी हो सकता है, जब तक आप साइकोलॉजिकली उस चीज से बाहर नहीं निकल जाते। ओके, सो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स रहेंगे, ब्रेथलेसनेस फील होगी आपको, पैल्पिटेशंस होंगे, ट्रेम्बल फील होगा, डिजी फील होगा, ठीक है, सेंस ऑफ लूजिंग द कंट्रोल, या फिर मतलब ऐसे सेंस होगी कि आप बिल्कुल ऐसे मर रहे हैं अंदर से। सो वो क्या है जी? पैनिक डिसऑर्डर है, जिसमें एंजाइटी अटैक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। फोबियाज मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से आपको डर लग रहा है, बट आपको रीजन नहीं पता है उसका, कोई रैशनल लॉजिक नहीं है, चीजें नहीं है, बट इरैशनल फियर आपको फील हो रहा है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से। मतलब इवन मैंने एक जगह सुना था कि तितलियों का भी फोबिया होता है बहुत सारे लोगों को। हमें तो कई बार होता है ना कि तितलियां कितनी सुंदर सी हैं, ब्यूटीफुल, प्रिटी, बट बहुत सारे लोगों को तितलियों से भी डर लगता है, बट उनको नहीं पता क्यों लगता है। ओके, सो वो इरैशनल फियर्स होते हैं फोबियाज। अनफेमिलियर सिचुएशन, जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी चीज से या कोई नई सिचुएशन में जाते हैं तो आपको इरैशनली बस डर फील होता है। फोबियाज को हम मेजरली 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एग्रोफोबिया। ओके, जैसे स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया, या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल से आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक फोबियाज होंगे। इंटेंस होंगे, इनकैपिटेटिंग फियर एंड एम्बैरेसमेंट, जब आप सोशली
जा रहे हैं चीजों को, या सोशल लेवल पे आपको कुछ करना है बट आपको वो डर फील हो रहा है, एक एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, कोई जा मान लो कई बार होता है ना स्टेज फियर होता है लोगों को, सो वो भी सोशल फोबिया का एक वो सोशल, बट स्टेज फियर और सोशल फोबिया भी आई थिंक बहुत बहुत डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। तो सोशल फोबिया में बहुत ज्यादा डर फील होता है आपको, इंटेंस फियर प्लस एम्बैरेसमेंट जब आप किसी पर्टिकुलर चीज से डील करते हैं। एग्रोफोबिया क्या है? व्हेन पीपल डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन, मतलब जिस सिचुएशन में आप कभी गए नहीं हैं, मान लो आप घर में कभी अकेले नहीं रहे हैं, सो आप नहीं रहना चाहेंगे, तो एक अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से आपको बहुत डर लगेगा, सो वो डर डेवलप हो जाता है, उसको हम मैं एग्रोफोबिया बोल रही हूँ आई थिंक बार बार, एगोराफोबिया है जी ये ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे वाटर के लिए हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आपको सारे फोबियाज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, मतलब ये तो मैंने एक ना वो दीपिका पादुकोण की एक रील देखी थी, जब भी मुझे OCD वर्ड सुनाई देता है मेरे दिमाग में वो चीज विजुअलाइज होती है कि उसने एग्जांपल दिया था कि उसको OCD है क्लीनलीनेस से रिलेटेड, सो वो इतना साफ सफाई उसको पसंद है कि अगर मान लो वो किसी और के भी घर पे जाए और वहां पे अगर कोई स्टैचू या कोई भी आर्किटेक्ट कुछ भी थोड़ा सा आर्टिफैक्ट जो है वो अलग रखा है और उसको लग रहा है ये ऐसे होना चाहिए, तो बार बार उनका ध्यान वहीं जाता है। ठीक है, और वो समटाइम्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती है कि आप दूसरे के घर में जाके ऐसे कर रहे हो, सो वही है जी OCD। ऑब्सेसिव है चीजें, मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज से ऑब्सेस हो जाते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ज्यादा होना, और कंपल्सिव मतलब हो ही रहा है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हो रहा है। सो ऑब्सेसिव इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग, जैसे कि आप किसी के घर गए और आपको इतनी साफ सफाई पसंद है कि दूसरे के घर में भी गंद आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, पर्टिकुलरली आप सोचना रोक ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीजों में और आपको अनप्लेजेंट और शेमफुल भी फील होता है। कंपल्सिव मतलब बार बार हो रही है चीजें, ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, जैसे काउंटिंग या ऑर्डरिंग कोई चीज पर्टिकुलर, चेकिंग करना या टचिंग या फिर वॉशिंग, कि आपको कपड़े धोना पसंद है, मतलब आपको इतनी क्लीननेस चाहिए घर में कि थोड़ी सी भी अगर मिट्टी आ गई तो आप वापस से साफ सफाई करने लग जाएंगे। ओके, सो वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है जब आप ऑब्सेसिवली और कंपल्सिव चीजें आपके साथ हो रही हैं, रिपीटेड हो रही हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कोई ट्रॉमा हो गया, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, या मान लो किसी का बहुत सीरियस डेथ एक्सीडेंट हो गया कि आप बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, तो उसके बाद आप स्ट्रेस में चले जाते हैं कि बिल्कुल मर ही गए थे ये वो, तो वो एक नंबनेस की सिचुएशन इमोशनल लेवल पे होती है। इसमें उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रॉमा के बाद की बात हो रही है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर हम इसको बोलेंगे। दूसरा ये हो गए एंजाइटी डिसऑर्डर्स। दूसरा आता है हमारा सोमैटोफोम डिसऑर्डर। तो सोमैटोफोम डिसऑर्डर एक कंडीशन होती है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स तो होते हैं, मान लो आपको पेन हो रहा है कहीं, तो फिजिकल तो हो रहा है आपको कि हाथ में पेन हो रहा है, बट वो कोई फिजिकल डिजीज आपको नहीं, आप चेक करा चुके हैं आपको डिजीज नहीं है, बट स्टिल आपको सिम्टम्स फील होते हैं, तो वो सोमैटोफोम डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल को एक साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी जो है वो नजर आती है और वो बार बार फिजिकल सिम्टम्स की कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई बायोलॉजिकल कॉज उनका होता नहीं। आप मेडिकली जब चेक करवाते हैं तब ऐसा कुछ होता नहीं है। जब सोमैटोफोम डिसऑर्डर की बात करेंगे तो ये 4 सोमैटोफोम डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं। पेन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्या क्या होते हैं? पेन डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको एक्सट्रीम पेन फील होता है, ठीक है, कहीं पर भी, जैसे मान लो कई बार होता है ना कि पेट में दर्द हो रहा है, वो आपको फील हो रहा है लेकिन कोई रीजन नहीं है उसका, आप डॉक्टर के पास जाए आए, आपने जो है सारी चीजें करवा के देख ली, टेस्ट करवा के देख लिए, बट है नहीं ऐसा कुछ। ओके, सो अब आप उस पेन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होंगे जो काम करते करते उस पेन को भूल जाएंगे, तो वो एक्टिव रहेंगे और उससे उसको झेलना, उससे डील करना सीख जाएंगे कि ये ऐसे ही मुझे ही फील हो रहा है नहीं एक्चुअल में। ओके, सो वो क्या हो गई, एक तो एक्टिव कोपिंग कि आपने एक्टिवली उसको कोप करने का तरीका ढूंढ लिया। दूसरी रहेगी पैसिव कोपिंग, जिसमें आपने सारी एक्टिविटीज रिड्यूस कर दी, पेट दर्द कर रहा है करके आप बस पड़े हैं बिल्कुल, और सोशल लेवल पे भी विड्रॉल हो गया कि आप बाहर नहीं जाते हैं, बस घर में ही पड़े रहते हैं, तो वो ये दूसरा तरीका हो गया पैसिव लेवल पे।
ये हो गया जी सोमेटोफोम में फर्स्ट डिसऑर्डर पेन डिसऑर्डर। दूसरा है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें जो पेशेंट्स रहेंगे उनको मल्टीपल रेकरेंट और क्रोनिक बॉडीली कंप्लेन रहेंगी। ओके, वो एक ड्रामेटिक वे में आपको कंप्लेन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ओवर एक्सेजरेट करके कि हेडेक हो रहा है, फटीग हो रही है, दिल बिल्कुल ऐसे पैल्पिटेशंस हो रही है, हार्ट पैल्पिटेशंस, फेंटिंग स्पेल्स हो रहे हैं, वोमिटिंग होने को, एलर्जी हो गई कोई। वो सारी चीजें थोड़ी एक्सेजरेटेड दिखेंगी आपको। जो पहले वाले केस में थी वहां पे आप एक्टिवली या पैसिवली कोप कर लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेजरेशन, बहुत बड़ा चढ़ा के चीजें आपको दिखेंगी। पेशेंट्स जो हैं वो इस डिसऑर्डर के साथ, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, वो ये बिलीव करते हैं कि वो बीमार हैं, उनकी कोई मतलब वो एक लंबी डिटेल्ड हिस्ट्री जो है उनकी इलनेस की रही है, ऐसा उनको लगता है, और वो बहुत क्वांटिटी में जो है वो दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको कुछ होता नहीं है। तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होगा? कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द सम बेसिक बॉडी फंक्शन। जैसे पैरालिसिस होता है, तो पैरालिसिस में सडनली आपको क्या हो रहा है, वो बॉडी का पार्ट आपका काम नहीं कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको, ठीक है, या ब्लाइंडनेस या डेफनेस या चलने में आपको डिफिकल्टी हो रही है। ओके, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस के बाद आपको दिखाई देते हैं, और ये सडन भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि आपको फील हो रहा है, नमनेस सी फील हो रही है कुछ टाइम से हाथों में, और फिर एकदम से पैरालिसिस आ जाए, और या फिर कई बार आपको फील नहीं होता बट सडनली ही क्या हो जाता है, वो पैरालिसिस अटैक या कुछ भी हो जाता है। वो कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया जी। देन है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें आप मतलब अगर हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब क्या होगा कि परसिस्टेंट बिलीफ है आपका। जैसे मान लो मुझे ये बिलीफ हो जाए कि मुझे मतलब कई बार ऐसे लगे कि कोई भी छोटी सी चीज हो रही, मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है या ब्रेस्ट में कहीं दर्द हो रहा है, तो मुझे ये हो जाए कि अच्छा मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार उसके बारे में सुन लिया, ठीक है। वो बार बार आपको क्या फील हो रहा है, आपका एक बिलीफ बन जाता है कि आपको कोई ना कोई सीरियस बीमारी है। जब आप डॉक्टर के पास गए, उसने सब चेक कर लिया, कुछ नहीं है आपको, आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल सही हैं, उसके बावजूद भी आपको वो क्या रहेगा, ऑब्सेशन रहेगा दिमाग में कि आपको कोई बीमारी है, और आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को लेके थोड़े से ऑब्सेसिव रहेंगी, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी में आप अपनी हेल्थ के बारे में टेंशन लेते रहते हैं। ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है ये भी एक टाइप का सोमेटोफोम डिसऑर्डर है। इसमें भी कोई फिजिकल डिजीज आपको डायग्नोस नहीं हुई है, बट आपको लग रहा है, एक बिलीफ है आपको कि आप बीमार हैं। तीसरा आता है जी, एंजाइटी पढ़ लिया हमने, सोमेटोफोम पढ़ लिया। तीसरा है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ओके, इसमें एक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा आइडियाज और इमोशंस के बीच में। वहां पे आपको एक डिस्कनेक्ट जब फील हो, ओके, तो डिस्कनेक्शन, डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन एंड समटाइम्स अ लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। कि आप मान लो भूल जाएं कोई पोर्शन, या आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको दिमाग में चोट वगैरह भी नहीं लगे, बट स्टिल आप चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली भूल जाते हैं। वो एक तरीके से क्या होगा जी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होंगे। इसमें पर्टिकुलरली हम ये 4 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। डिसोसिएटिव एमनीशिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, फ्यूग या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, फ्यूग, इतना जी हो सकता है साइलेंट हो। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और डीपर्सनलाइजेशन। पहला है डिसोसिएटिव अमनीशिया। तो अमनीशिया में इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, ठीक है, दैट हैज नो ऑर्गेनिक कॉज, यानी कोई कारण नहीं है, बट आप पर्टिकुलर अपनी लाइफ का कोई पर्टिकुलर पार्ट या कोई पर्टिकुलर हिस्सा भूल गए, ठीक है। वो क्या है जी, आपका डिसोसिएटिव अमनीशिया है। सम पीपल, कुछ एक का होता है वो अपने पास्ट के बारे में याद नहीं कर पाते कि क्या चीज हुई थी। कोई होते हैं कि कोई स्पेसिफिक इवेंट याद नहीं कर पाते कि कब कहाँ गए थे, क्या चीज हुई थी वहां पे, वो चीज याद नहीं कर पाते। तो ये क्या है जी, ओवरवेलमिंग स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप पहले की चीज भूल गए, तो ये डिसोसिएटिव एमनीशिया रहेगा, ठीक है। देन है जी, एक डिमेंशिया होता है ना, वैसा सही एमनीशिया जैसा ही नाम है ये भी। डिसोसिएटिव फ्यू, इसमें क्या होता है, एक एसेंशियल फीचर होता है कि एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम या वर्क प्लेस, अजम्पशन ऑफ अ न्यू आइडेंटिटी। तो आप इसमें अज्यूम कर रहे होते हैं चीजें, आप पर्टिकुलर प्रीवियस आइडेंटिटी को रिकॉल नहीं कर पाते, ओके। आप अनएक्सपेक्टेडली कहीं ट्रेवल कर गए, तो वो चीजें जो रहेंगी वो डिसोसिएटिव फ्यूग की सिचुएशन रहेगी। यूजुअली एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप विद नो मेमोरी ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फ्यूग। तो जैसे कई बार ड्रीम आता है तो एकदम से आप उठे और आपको क्या अंदर चला वो बिल्कुल भी याद नहीं है, बट आपको पता है कुछ तो हुआ था, ओके, और आप वो पर्टिकुलर चीज भूल चुके होते हैं, तो वो डिसोसिएटिव
डिसोसिएटिव फ्यू है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या रहेगा, ऑफन रिकर्ड एज मल्टीपल पर्सनालिटी, मतलब मोस्ट ड्रामेटिक बोला जाता है। जो भी हम 4 डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं उसमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, मोस्ट ड्रामेटिक रहेगा। ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड, की बचपन में कोई ट्रोमा हुआ उस वजह से पर्सनैलिटी जो है वो आपकी अल्टरनेट पर्सनैलिटी आप अज्यूम कर लेते हैं, और कई बार आपको खुद को नहीं पता होता कि आपकी 2 अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। Okay, depersonalization involves a dream-like state in which a person has a sense of being separated both from self and from reality. So depersonalization मतलब जो personal feeling है आप उससे अलग, मतलब इसमें एक dream-like state हो रही है जिसमें आप फील ही नहीं कर पा रहे, आप रियलिटी से दूर फील कर रहे हैं। ओके, सो इसमें सेल्फ परसेप्शन जो है वो भी चेंज हो जाता है कई बार इंसान का, और टेम्परेली आप लूज कर जाते हैं चीजों से, जो सेंस ऑफ रियलिटी है उससे। 4th रहेगा जी मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली आपके मूड में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं या बहुत लंबे टाइम से आपका मूड ऑफ ही चल रहा है, ठीक है। सो वो मूड ऑफ, ये मेजर रीजन इसका क्या हो सकता है, डिप्रेशन एक सिम्टम हो सकता है या एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। सो मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन को ही मानते हैं, जिसमें हम जो है एक वो होता है ना नॉर्मल फीलिंग्स के थ्रू आप पॉइंट, जैसे आप ब्रेकअप हो गया आपका रिलेशनशिप में तो आप बिल्कुल एक डाउनफॉल में चले गए, बिल्कुल वो होता है ना कि डिप्रेस्ड फेज में चले गए। सो वो क्या है जी, मूड डिसऑर्डर है आपका। मेन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर की बात करें तो वो डिप्रेसिव हो सकते हैं, मैनिएक हो सकते हैं, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो सबसे दूसरा लेस कॉमन डिसऑर्डर क्या है, मैनिया है, ठीक है, जिसमें लोग जो है मैनिया से सफर करते हैं, बिकम यूफोरिक, मतलब एक्सट्रीम एक्टिव हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं हर चीज में, एक्सट्रीमली एक्टिव होंगे, एक्सट्रीमली टॉकेटिव होंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे, एक्सेसिव मतलब इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, वो एक टॉपिक से दूसरे पे फ्लिप कर जाएंगे जल्दी से। सो ये मैनिक एपिसोड रेयरली होते हैं, किसी के भी होते हैं जब, बट ये अगर अल्टरनेट आने लग जाएं डिप्रेशन के साथ साथ, मतलब मैनिया भी है आपको कि आप एक बार तो बिल्कुल डिप्रेस्ड फेज में जा रहे हैं और दूसरे ही मोमेंट आप बहुत एक्सट्रीमली बात कर रहे हैं। सो वो सिचुएशन जब है तो उस टाइम पे हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं कि 2 अलग अलग एक्सट्रीम चीजों में आप बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जो है उसको पहले मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोला जाता था, ये टर्म आप याद रख सकते हैं। सो मूड डिसऑर्डर्स की बात करें तो लाइफ टाइम रिस्क रहता है इसमें सुसाइड अटेम्प्ट का, कि एक हाईएस्ट सिचुएशन में आप चले गए तो सुसाइड कर लेंगे आप। ओके, और सुसाइड से रिलेटेड अगर हम कुछ चीजें देखें कि कई होता है ना रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें सुसाइड की, सो वो उसकी अगर देखें तो इसमें एज, जेंडर, एथनिसिटी, काफी चीजों का रोल रहता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि जेंडर का भी एक इन्फ्लुएंस रहता है कि मेन में ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट सुसाइड करने के एज कंपैरिजन टू वुमेन। ओके, तो वो चीजें सही हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स और डाटा। सो जो टीनेजर्स हैं या जो यंग अडल्ट्स हैं वो ज्यादा सुसाइड के रिस्क में होते हैं कि वो कर सकते हैं रिस्क, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, जबकि 70 से ऊपर के साल जो लोग होंगे वो नहीं करेंगे इतने इजीली सुसाइड। जेंडर इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जिसमें ये माना गया, देखा गया है कि मेन जो हैं उनमें हायर रेट रहती है सुसाइड करने की एज कंपैरिजन टू वुमेन। और भी बहुत सारे हैं जिसमें जैसे कल्चरल एटीट्यूड्स होता है, हर एक का अलग अलग कल्चरल एटीट्यूड होता है। जैसे जापान का एक एग्जांपल है कि अगर आप कल्चरली अप्रोप्रिएट माना जाता है सुसाइड को, कि बिल्कुल ठीक है कि अगर आप फीलिंग ऑफ शेम या डिसग्रेस है कि आपने जो है बिल्कुल शर्मिंदा फील कर रहे हैं आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो आपने सुसाइड कर लिया, सो ये सही माना गया है जापान में। ओके, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, होपलेसनेस की बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ रखी है आपने, कोई अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिए वो पूरे नहीं हुए, सो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं सुसाइड के दौरान या सुसाइड से पहले। मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस कर लिया आपने, वो आपको बिल्कुल जीने की उम्मीद ही हटती जा रही है तो सुसाइड कर लिया, तो ये सिचुएशन हो सकती है सुसाइड की। तो सुसाइड्स जो उसको प्रिवेंट किया जाता है बाय बीइंग अलर्ट टू सम ऑफ द सिम्टम्स विच इंक्लूड। तो अगर ये चीजों से आप देख रहे हैं, ये सिम्टम्स अगर आप देख रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उस टाइम पे आप सुसाइड से उस इंसान को बचा सकते हैं। अगर ईटिंग हैबिट्स या स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं आपकी, फ्रेंड्स से या फैमिली से आप दूर जाते जा रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आप विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ वायलेंट एक्शन या रिबेलियस बिहेवियर अगर नजर आ रहा है, अगर आप दूर भाग रहे हैं चीजों से, कहीं ड्रग या अल्कोहल अब्यूज नजर आ रहा है, ठीक है, मार्क्ड पर्सनैलिटी चेंज की पर्सनैलिटी में कुछ चेंज हो रहा है जो हम नोटिस कर सकते हैं।
परसिस्टेंस, बोर्डम भी हो सकता है कि आप कॉन्टिन्यूटी में बस पढ़े हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी दिमाग में, कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो रही है आपको, फिजिकल सिम्टम्स जो है वो दिख रहे हैं, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट है प्लेजरेबल एक्टिविटीज में, जिनको आपको खुशी मिलती थी उन प्लेजरेबल एक्टिविटीज में भी आपका इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो ये अगर चीजें दिखाई दें तो पर्सन, ये जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी हेल्प लेना बहुत जरूरी है ताकि वो सुसाइड से प्रिवेंट कर सके हमें। ओके, सो ये सारे के सारे 4 डिसऑर्डर्स आज हमने पढ़े, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफोर्म, डिसोसिएटिव, और फोर्थ क्या था वो आप मुझे बताइएगा, मूड डिसऑर्डर था, वैसे मैं ही बता देती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।